हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट, एक बार पहले हम इसकी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। कुछ और ऐसे क्वेश्चंस, कुछ और ऐसे एग्जांपल्स हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस है, आर यू हियरिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अब देखिए, इसमें मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया था, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे ग्रामर के टॉपिक्स, वोकैबुलरी के जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स एक तरह से इसमें आ गए करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है, टेंस का एरर हो सकता है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स की मिस्टेक हो सकती है, प्रेपोजिशंस की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को पढ़ करके मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके और गिवन ऑप्शंस में से जो है उसको करेक्ट करने वाला ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो सेंटेंस है, आर यू हियरिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अंडरलाइन कर रखा है जिस पार्ट को, आर यू हियरिंग। अब देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज कर रखा है इसमें, आर यू हियरिंग। हियर जो है इट इज अ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। पहले हम एक बार बात कर चुके हैं, कुछ वर्ब्स नॉन कंटिन्यूअस होती हैं। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कौन सी होती हैं? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स वो होती हैं जिन्हें हम किसी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स का यूज जो 6 कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश के हैं उनमें नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हो तो हम कंटिन्यूअस टेंस की जगह उससे पहले वाला जो टेंस है, जैसे सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको यूज करना है तो आप उसकी जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो ये आर यू हियरिंग नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था डू यू हियर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आर यू हियर नहीं होता, हैव यू बीन हियरिंग नहीं होता, डू यू हियर होता है। डू यू हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। जो मैं तुमसे अभी कह रहा हूं, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? क्या तुम्हें वो सुनाई देता है? तो ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स की एक छोटी सी लिस्ट, उस दिन मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ वर्ब्स, हियर, सी, नोटिस, रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड, want, need, have, own, ये जो verbs है ना, these are non continuous verbs। ये non continuous verbs हैं, इन्हें लेकर के हम continuous tense का sentence नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये NCV यानी non continuous verbs हैं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आर यू हियरिंग की जगह होगा डू यू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज फादर वॉज अ कस्टम ऑफिसर। सेंटेंस है, हिज फादर वॉज अ कस्टम ऑफिसर। उसके फादर जो है वो कस्टम ऑफिसर थे। कस्टम ऑफिसर क्या होता है? कस्टम ऑफिसर, देखो दो मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, एक है कस्टम, एक है कस्टम्स। ठीक है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ये भी आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो मिलते जुलते से होते हैं। दो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग या जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन हैं वो दो डिफरेंट वर्ड्स। तो कस्टम एंड कस्टम्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स। कस्टम का मतलब तो क्या होता है? कस्टम, कस्टम का मतलब रिवाज। कस्टम, ये हमारे यहाँ का कस्टम है, इसका मतलब ये हमारे यहाँ का रिवाज है। ठीक है, तो वो रिवाज को, प्रथा को आप कस्टम कह सकते हैं। लेकिन कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स एक तरह का टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं सीमा शुल्क। ठीक है, अगर आप गुड्स को, सामान को, माल को, प्रोडक्ट्स को एक देश से दूसरे देश लेके जाते हो तो बॉर्डर पर जो आपको टैक्स देना पड़ता है, सीमा शुल्क, उसको कहते हैं कस्टम्स। उसे कस्टम नहीं कहते, कस्टम्स। ठीक है, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है सरकार का, कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो कस्टम्स डिपार्टमेंट में जो अधिकारी होता है उसको कस्टम्स ऑफिसर कहते हैं, कस्टम ऑफिसर नहीं कहते। यू कैन नॉट बिकम अ कस्टम ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर। तो उसके फादर जो हैं वो कस्टम्स के विभाग में काम करते थे, कस्टम्स ऑफिसर थे। कस्टम ऑफिसर नहीं होता, ऑफिसर ऑफ कस्टम नहीं होता, कस्टमरी ऑफिसर नहीं होता, कस्टम्स ऑफिसर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कस्टम्स का मतलब, कस्टम्स इज अ ड्यूटी, अ टैक्स, एक तरह का टैक्स है, एक तरह की ड्यूटी है, जिसे हिंदी में हम सीमा शुल्क कहते हैं।
तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉचिंग टीवी गिव्स मी हेडेक। वॉचिंग टीवी गिव्स मी हेडेक, कह रहा है कि टीवी देखने से मेरे सर में दर्द हो जाता है ना? तो क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। वॉचिंग टीवी गिव्स मी हेडेक, हेडेक सर दर्द, हेडेक इज अ नाउन, ठीक है। हेडेक इसका प्लूरल हो सकता है हेडेक्स, लेकिन जब हम सेंटेंस में हेडेक को इस तरह से यूज करते हैं सिंगुलर नाउन की तरह, तो उसके साथ हम जनरली इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ना दो, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल है। THE द डेफिनेट आर्टिकल है और अ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हेडेक के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, हम कहते हैं अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। आई हैव हेडेक नहीं, आई हैव अ हेडेक। मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, तो कैसे कहेंगे? आई हैव अ बैड हेडेक, आई हैव अ बैड हेडेक, है ना? तो टीवी देखने से मेरे सर में हेडेक होता है ना? तो हेडेक इज अ नाउन, तो वॉचिंग टीवी गिव्स मी अ हेडेक। आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल का यूज होगा, गिव्स मी अ हेडेक, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए गिव्स हेडेक टू मी, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी गिव्स मी अ हेडेक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। याद रखने की बात है, अ हेडेक। जब भी हम सर दर्द या हेडेक की बात करते हैं तब हम कहते हैं अ हेडेक। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज जूनियर देन मी बाय 2 years। ही इज जूनियर देन मी बाय 2 years। सेंटेंस कह रहा है कि वो 2 साल मुझसे जूनियर है। वो मेरा जूनियर है, वो मुझसे जूनियर है कितने साल से? 2 साल से। ही इज जूनियर देन मी बाय 2 years। क्या लगता है? मिस्टेक तो अंडरलाइन पार्ट में ही है, लेकिन क्या मिस्टेक है उसको करेक्ट कैसे करेंगे? द वर्ड जूनियर इज एन एडजेक्टिव। जूनियर वर्ड जो है ये एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। सीनियर एंड जूनियर, है ना, ये एडजेक्टिव्स हैं। तो होता क्या है कि जब हम इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, सीनियर, जूनियर, हाँ, सीनियरिटी को कंपेयर करने के लिए कि मैं उससे सीनियर हूँ, वो मेरा सीनियर है, मैं उससे जूनियर हूँ, वो मेरा जूनियर है, तो सीनियर और जूनियर के साथ हम दैन का यूज़ नहीं करते। वी डोंट यूज़ THAN दैन। हाँ, सीनियर जूनियर के साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं TO2। अगर आपको कहना है कि वो मुझसे जूनियर है या वो मेरा जूनियर है, तो आप कहेंगे ही इज़ जूनियर टू मी। ही इज़ जूनियर दैन मी नहीं, ही इज़ जूनियर टू मी, ठीक है। तो ही इज़ जूनियर दैन मी लिखा है ना, दैन इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इसकी जगह पे आएगा, ही इज़ जूनियर टू मी बाय 2 years। वो मुझसे 2 साल जूनियर है, वो 2 साल मुझसे जूनियर है, ठीक है। सीनियर, जूनियर, इसके अलावा ये 2 एडजेक्टिव्स और हैं, देखो, सुपीरियर, इन्फीरियर। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, इनके साथ देन का यूज़ नहीं होता, इनके साथ प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब अच्छा, ज़्यादा अच्छा। कोई चीज़ अगर क्वालिटी में किसी से ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, तो वो सुपीरियर है। कोई चीज़ क्वालिटी में घटिया है, ठीक है, कम है, तो वो इन्फीरियर है। तो इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, ठीक है ना। ये सेंटेंस देखो, देयर प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर टू योर प्रोडक्ट्स। देयर प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर टू योर प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट्स तुम्हारे प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी में सुपीरियर हैं। तो सुपीरियर के साथ हम TO2 का यूज़ करते हैं, दैन का नहीं, है ना। तो अब ये याद रख लीजिए, इन एडजेक्टिव्स के साथ अगर आपको दैन दिखाई दे, THAN दैन, तो वो एक एरर है, वो एक मिस्टेक है। उसको करेक्ट करेंगे कैसे? बाय यूजिंग टू, TO2 का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। सेंटेंस है, दीज पिल्स विल लेसन द पेन। दीज पिल्स विल लेसन द पेन। पिल्स क्या होती हैं? पिल्स जो टैबलेट्स हम खाते हैं, गोलियां, उन्हें पिल्स कहते हैं, है ना। तो सेंटेंस में कहने का मतलब है कि ये दवाई, ये गोलियां, ये पिल्स जो हैं दर्द को कम कर देंगी। ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि ये पिल्स पेन को कम कर देंगी। LESS, लेस, लेस मतलब कम करना, है ना। लेस की वर्ब फॉर्म क्या होगी? लेस एक एडजेक्टिव है, लेस का वर्ब फॉर्म क्या होगा? लेस का वर्ब फॉर्म होता है लेसन।
लेसन मीन्स टू रिड्यूस, कम करना। अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, करेक्ट कैसे करेंगे? लेस की जो वर्ब फॉर्म है उसकी स्पेलिंग ये होती है LESSEN, LESSON, लेसन, तो फिर वो नाउन हो जाता है। ये लेसन का मतलब तो होता है वो पाठ, वो पढ़ने वाला लेसन, किताब में जो लेसन दिया होता है वो लेसन, सीख या पाठ। वर्ब की तरह यूज करना है तो वर्ड है LESSEN, लेसन, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस। लेसन मीन्स टू रिड्यूस, कम करना, घटाना। ये पिल्स दर्द को कम करेंगी, तो दीज पिल्स विल लेसन द पेन। लेसन होगा कौन सा? EN वाला, यानी ऑप्शन डी। हाँ, इसको हटा करके हम ये ऑप्शन डी में जो फ्रेज दे रखा है इसका यूज करेंगे, दीज पिल्स विल लेसन द पेन, है ना। तो ये लेसन और लेसन ये भी दोनों जो हैं क्या हैं, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, कस्टम और कस्टम्स की तरह, है ना। तो ये इस पे भी मतलब सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। सेंटेंस करेक्शन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ ग्रामर के एरर्स ही पूछे जाएंगे या ग्रामेटिकल एरर्स ही पूछे जाएंगे, इस तरह के एरर्स भी होते हैं, वर्ड्स के एरर्स भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट इज नॉट सो वर्स एज यू थिंक इट टू बी। पढ़िए इसको, इट इज नॉट सो वर्स एज यू थिंक इट टू बी। वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है? WORS, वर्ड्स जो है वो बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है। बैड एडजेक्टिव जो है उसकी कंपैरेटिव डिग्री है वर्ड्स, उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। तो सेंटेंस कह रहा है कि ये इतना बुरा नहीं जितना तुम समझते हो, तुम इस चीज को जितना खराब समझते हो ये चीज उतनी खराब नहीं है। इट इज नॉट सो वर्स एज यू थिंक इट टू बी। तो देखो क्या होता है, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, बैड का मतलब खराब, बुरा, वर्स्ट मीन्स उससे ज्यादा बुरा, और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा, सबसे खराब, है ना। तो क्या होता है कि इस तरह से सो और एज के साथ कंपैरेटिव डिग्री कभी यूज नहीं होती। एज और एज के बीच में या सो और एज के बीच में अगर एडजेक्टिव आता है तो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। जैसे ये सेंटेंस, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, he is as tall as his brother, मतलब वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई, उसकी लंबाई उसके भाई की लंबाई के बराबर है। he is as tall as his brother। अब अगर आप कहेंगे he is as taller as his brother, he is as taller as his brother, तो ये तो गलत होगा ना, this is incorrect, ये गलत है, ये सही है ना। तो अब इसको देखते हुए ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, एज या सो एज के साथ में ये कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी, इसकी जगह बैड आएगा, बैड। इट इज नॉट सो बैड एज यू थिंक इट टू बी, इट इज नॉट सो बैड एज यू थिंक इट टू बी, ये इतना बुरा नहीं जितना तुम इसे समझते हो। याद रखें इसको, एज और सो एज, है ना, इनके बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की एज, या अगर सो एज का यूज करना है तो सो, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की और फिर एज। अब सो एज के साथ सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो वो गलत है, हाँ, वो इनकरेक्ट है, जैसे कि ये सेंटेंस था। नेक्स्ट लेते हैं, सेंटेंस है when he was 21 years old he can speak 4 different languages। when he was 21 years old he can speak 4 different languages। जब वो 21 साल का था तो वो 4 अलग अलग भाषाएं बोल सकता था, उसको 4 अलग अलग भाषाएं बोलना आती थी। कब? जब वो 21 साल का था तब, है ना। अब इसमें मिस्टेक क्या है, गलत क्या है? can, ये क्या है? इट्स अ मॉडल वर्ब।
ये एक मॉडल है ना। कैन का यूज हम करते हैं सेंटेंसेस में एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, किसी की योग्यता, किसी की क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। हाँ, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसकी योग्यता, उसकी क्षमता वगैरह बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में, अगर हमें सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बनाना है, प्रेजेंट की बात करनी है, किसी की वर्तमान की, प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी है, तो हम कैन यूज करेंगे। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, है ना। तो ये जो मॉडल है कुड, ये एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, लेकिन पास्ट टेंस में, किसी की पास्ट की एबिलिटी। पास्ट में कोई किसी काम को कर सकता था, है ना, पास्ट में कोई किसी काम को करने में सक्षम था, उसके लिए हम कुड यूज करेंगे, है ना। तो सेंटेंस तो बकायदा ये कह रहा है कि जब वो 21 साल का था, पास्ट टेंस की वर्ब दे रखी है ना, व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, तो यहां पे कैन का नहीं, कुड का यूज होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो 4 अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकता है, हम कह रहे हैं कि वो 4 अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकता था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं जब उसकी एज 21 ईयर्स की थी, है ना। तो जहां कैन स्पीक लिखा है उसकी जगह आना चाहिए कुड स्पीक। मस्ट स्पीक नहीं, कुड हैव स्पोकन नहीं, कुड स्पीक। ही कुड स्पीक 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। जब वो 21 ईयर्स का था तब वो ऐसा कर सकता था, है ना। तो ये कैन और कुड वाला जो एरर है, ये बहुत कॉमन एरर है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है और उसमें कैन यूज कर रखा है तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट। उसकी जगह क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए। इस तरह से he could drive a car when he was 16 years old. जब वो 16 इयर्स का था तब गाड़ी चला सकता था, उसको कार ड्राइव करना आता था। कब आता था, जब उसकी एज 16 इयर्स की थी। अब अगर ये वाला क्लॉज हम सेंटेंस में से रिमूव कर दें, when he was 16 years old, इसको अगर हम सेंटेंस में से हटा दें, तो हम कह सकते हैं he can drive a car। इसका मतलब वो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में कार ड्राइव कर सकता है। और ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है कि वो पास्ट में, भूतकाल में कभी कार ड्राइव कर सकता था। पास्ट की एबिलिटी कुड से, प्रेजेंट की एबिलिटी कैन से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही हैड गॉन टू बेड। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही हैड गॉन टू बेड। कहना चाह रहा है कि अपना काम फिनिश करने के बाद वो सोने चला गया। ठीक है, ही हैड गॉन टू बेड। गो टू बेड मीन्स सोने जाना। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस सेंटेंस में ही हैड गॉन को अंडरलाइन कर रखा है, तो हैड गॉन में क्या गलत है, क्या मिस्टेक है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए एग्जाम में जिसमें 2 क्लॉज हो, है ना। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा यूनिट होता है, क्लॉज एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट, जिसकी अपनी खुद की वर्ब होती है। हिंदी में हम क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं, सेंटेंस को हम कहते हैं वाक्य, क्लॉज को हम कहते हैं उपवाक्य। तो एवरी क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट्स ओन वर्ब। हर क्लॉज का अपना अलग सब्जेक्ट होता है, हर क्लॉज की अपनी अलग वर्ब होती है। ठीक है, तो 2 क्लॉज अगर सेंटेंस में दे रखे हों और दोनों में पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब हो, 2 क्लॉज दे रखे हैं, दोनों में पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो सोचने वाली बात है, वो गलत हो सकता है। ठीक है, वो गलत हो सकता है। जैसे कि ये देखो, इसमें यहां पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, और फिर यहां वापस पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम कब बनाते हैं, कब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का? जनरली, आमतौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें यह कहना हो कि पास्ट में, भूतकाल में किसी एक काम के होने से पहले कोई दूसरा काम हो चुका था। किसी एक चीज के होने से पहले कोई दूसरी चीज ऑलरेडी हो चुकी थी। ये हुआ, उससे पहले ये हो चुका था। मतलब 2 चीजें होती हैं सेंटेंस में,
है ना। दो चीज़ें, दो घटनाएं, दो इवेंट सेंटेंस में होते हैं जिनमें से एक पहले और दूसरा बाद में होता है ना। तो क्या होता है जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो दो क्लॉज में से एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पहले होने वाली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में होने वाला जो इवेंट है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, है ना। मतलब सेंटेंस जो है वो आमतौर पर ऐसा बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लॉज, उसके साथ कंजंक्शन बिफोर और फिर सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का क्लॉज, बिफोर कंजंक्शन, सिंपल पास्ट टेंस। या तो फिर सेंटेंस ऐसे बनता है, सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज पहले, फिर आफ्टर, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लॉज। ठीक है, बिफोर के साथ सिंपल पास्ट, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं आपको। अब देखो इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही हैड गॉन टू बेड। तो ये होना चाहिए सेंटेंस, he had finished his work, he had finished his work before he went to bed। सही सेंटेंस तो ये बनता कि वो सोने गया, वो सोया, उससे पहले वो अपना काम फिनिश कर चुका था, सोने से पहले वो अपना काम खत्म कर चुका था। he had finished his work before he went to bed। दो काम हुए ना, एक तो वो सो गया, दूसरा उसने अपना काम फिनिश किया। पहले क्या हुआ, पहले उसने अपना काम फिनिश किया, बाद में क्या हुआ, बाद में वो सोया। हाँ, तो जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट, जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, है ना। तो एक तरीका ये है, he had finished his work before he went to bed। दूसरा इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, he went to bed after he had finished his work। he went to bed after he had finished his work। तो दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो एक ही है। वही बात आप इन दोनों सेंटेंसेस में कह रहे हैं कि उसने अपना काम पहले खत्म किया और बाद में वो सोया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह का जो क्लॉज होता है, ये बिफोर से स्टार्ट होने वाला, आफ्टर से स्टार्ट होने वाला, इस तरह का जो क्लॉज होता है इसे हम कहते हैं टाइम क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या फिर टाइम क्लॉज। क्यों इसको टाइम क्लॉज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम क्लॉज का। इसको टाइम क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में टाइम की जानकारी देता है। हाँ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, समय की जानकारी देता है कि वो सोने कब गया, काम खत्म करने से पहले, उसने काम खत्म कब किया, सोने जाने से पहले। ठीक है ना। तो ये अगर टाइम क्लॉज है तो ये जो दूसरा वाला क्लॉज है इसको हम ग्रामर की भाषा में मेन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज है ना। तो अब देखो याद रखने वाली बात यह है कि मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज दोनों में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं हो सकता। अगर मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो टाइम क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस आएगा। अगर टाइम क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मेन क्लॉज में सिंपल पास्ट आएगा। दोनों एक साथ सिंपल पास्ट टेंस में नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस में यही मिस्टेक है। देखो दोनों क्लॉज पास्ट परफेक्ट के हैं, टाइम क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, मेन क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट दे दिया। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द ऑर्डर। ये ना आफ्टर वाला क्लॉज, इसको पहले लिख सकते हो ऐसे, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू बेड। हाँ, तो ये जहां हैड गॉन लिखा है इसकी जगह वेंट आना चाहिए, ऑप्शन डी। इसको करेक्ट करने के लिए हम इसकी जगह किसका यूज करेंगे, वेंट का। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेंटेंस है, यू शुड बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। यू शुड बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल मीन्स सावधान, सतर्क। तो किसी चीज को लेकर के आप केयरफुल होते हैं, किसी चीज को लेकर के आप केयरफुल होते हैं तो यू आर केयरफुल अबाउट और यू आर केयरफुल ऑफ इट। केयरफुल अबाउट या केयरफुल ऑफ।
केयरफुल के साथ हम या तो अबाउट यूज करेंगे या ऑफ का यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक। अब यहां पे केयरफुल के साथ दे रखा है FOR फॉर, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है ना। तो इसमें ऑप्शन ए को देखो, यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये प्रेपोजिशनल एरर है, इस तरह की मिस्टेक को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशनल एरर। प्रेपोजिशनल एरर का मतलब प्रेपोजिशन के यूज से रिलेटेड एरर, गलत प्रेपोजिशन यूज करना। हाँ, अबाउट की जगह ऑफ, टू की जगह इन की जगह ऑन, इस तरह से अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक प्रेपोजिशन की मिस्टेक कहलाती है, उसे प्रेपोजिशनल एरर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन ऑफ हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। वन ऑफ हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, इस तरह का एक क्वेश्चन जो है पहले करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वाली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें आ चुका है, मैं बता चुका हूं आपको। अगर आप लोगों में से उस क्लास को किसी ने देखा था और अगर वो बात आपको याद है तो आप बता सकते हैं क्या मिस्टेक है इसमें। कुमार वैभव, टाइम क्लॉज में हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा क्या? देखो ऐसा जरूरी नहीं है, टाइम क्लॉज जो है ना वो कौन से टेंस के साथ यूज होता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हो तो उसके साथ सिंपल पास्ट, अगर आप फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बना रहे हो, मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आता है, तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा टेंस है। हाँ, तो इसमें क्या मिस्टेक है? वन ऑफ हिज डिजायर, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसकी बहुत सारी डिजायर्स हैं और उसकी बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा है IAS ऑफिसर बनने की। वो IAS ऑफिसर बनना चाहता है और IAS ऑफिसर बनने की जो इच्छा है, डिजायर है, वो उसकी बहुत सारी डिजायर्स में से एक है। हाँ, तो ये पहले बताया था मैंने आपको, जब भी आप सेंटेंस में वन ऑफ का यूज करते हैं तो वन ऑफ का मतलब क्या होता है? वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी चीजों में से एक, बहुत सारे लोगों या बहुत सारी चीजों में से किसी एक की बात हमें करनी हो तो हम वन ऑफ का यूज करते हैं। तो इसलिए वन ऑफ के बाद में हमेशा एक प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अगर आपको कहीं वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन नजर आए तो वो एक मिस्टेक है, वो गलत है, वो एरर है, उसे करेक्ट करने की जरूरत है। तो देखो इस सेंटेंस को, वन ऑफ हिज डिजायर, नाउ डिजायर इज अ सिंगुलर नाउन, डिजायर्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? डिजायर्स, ऑप्शन बी। वन ऑफ हिज डिजायर्स इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, उसकी इच्छाओं में से एक इच्छा है IAS ऑफिसर बनने की, तो ऑप्शन बी को हम इसकी जगह यूज करेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन मुंबई, इसका मतलब हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से एक जना मुंबई में रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आएगा, याद रखेंगे इसको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे इसके बाद। He promised that he will never repeat the same mistake. He promised that he will never repeat the same mistake. उसने वादा किया था कि वो उस गलती को दोहराएगा नहीं, उसी गलती को वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा उसने वादा किया था। ये सेंटेंस का मतलब है ना। तो अब इसमें मिस्टेक क्या है? विल नेवर रिपीट में कहाँ मिस्टेक है? थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, थोड़ा सा अगर सोचेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हमारी इन चीज़ों की पहले से है तो हम तुरंत बता देंगे। देखो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट, हाँ, फ्यूचर की बात हम करते हैं। फ्यूचर की बात हम प्रेजेंट में रहकर करते हैं ना। जैसे इस वक्त हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में कुछ कहें तो हम विल का यूज करेंगे, शल का यूज कर सकते हैं, है ना। वी विल डू इट टुमारो, वी विल डू इट टुमारो का मतलब हम ऐसा कल करेंगे, कल हम ये काम करेंगे, है ना। तो ये हम फ्यूचर बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पीछे जाकर, पास्ट में जाकर फ्यूचर की बात करते हैं।
उसे कहते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है ना, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। मैं हिंदी का सेंटेंस ले रहा हूं, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा। अब उसने मुझसे ये बात कब कही थी? पास्ट में, और उसको मेरी हेल्प कब करनी थी? फ्यूचर में है। ये फ्यूचर इन द पास्ट है। उसने वादा किया था कि वो आएगा, उसने वादा किया था कि वो हमारी हेल्प करेगा। वादा कब किया था उसने? पास्ट में, और उसे हमारी हेल्प कब करनी थी? फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर इन द पास्ट जब भी आपको बताना होता है तो इसके लिए विल का नहीं वुड का यूज करते हैं। किसका? वुड का, विल का नहीं। अब इस सेंटेंस में विल का यूज कर रखा है, देखो ही प्रॉमिस्ड। अब देखो ये पास्ट टेंस की वर्ब दे रखी है, ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड। ही प्रॉमिस्ड मतलब उसने प्रॉमिस किया था पास्ट में। कभी क्या प्रॉमिस किया था? कि वो उस गलती को दोबारा नहीं करेगा, है ना। गलती कब दोबारा नहीं करेगा? वो फ्यूचर में, आगे जाकर। तो ये फ्यूचर इन द पास्ट है, यहां विल का यूज गलत है, यहां इसकी जगह वुड आना चाहिए। विल नेवर रिपीट की जगह क्या होगा? वुड नेवर रिपीट। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक। हाँ, मॉडल्स का टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, मॉडल्स और टेंस दोनों हैं। तो मॉडल्स और टेंस दोनों हैं, तो फिर इस तरह का सवाल आ सकता है। बिल्कुल याद रखना इसको, फ्यूचर इन द पास्ट के लिए वुड। देखो इस तरह का ये एक और क्वेश्चन, एक और सेंटेंस। He said that he will go back. I thought. That he will come back. इन सेंटेंसेस में इसी तरह की मिस्टेक है। पहले वाले सेंटेंस में आप कह रहे हैं ही सेड दैट ही विल गो बैक, उसने कहा था कि वो वापस जाएगा, है ना। उसने ऐसा कब कहा था? पास्ट में। उसको वापस कब जाना था? फ्यूचर में। तो ये जो विल गो बैक लिखा है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, विल गो बैक नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? वुड गो बैक। ही सेड दैट ही वुड गो बैक। यहां अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस की वर्ब दे रखी है, सेड से का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें भी जो वर्ब यूज होगी ना वो पास्ट की होगी। और वुड क्या है? वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। एक तरह से विल का पास्ट फॉर्म है वुड। पास्ट की बात करनी है तो वुड यूज करेंगे। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, आई थॉट दैट ही विल कम बैक। मुझे लगा था कि वो वापस आएगा, मैंने सोचा था कि वो वापस आएगा। मैंने ऐसा कब सोचा था? पास्ट में। सेकेंड फॉर्म दे रखी है थिंक की, थॉट। आई थॉट दैट ही विल कम बैक। विल कम बैक नहीं, वुड कम बैक। विल को हटाकर इसकी जगह वुड यूज करेंगे। याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द फर्स्ट प्राइज। ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द फर्स्ट प्राइज। क्या गलती है इसमें? वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा, इस बात को लेकर वो कॉन्फिडेंट है, उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा। ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द फर्स्ट प्राइज। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? सी द वर्ड कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है कॉन्फिडेंट, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है, और इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इसको यूज करने का भी एक तरीका है। हाँ, वेरी गुड राजेश अटारा, ऑफ विनिंग। टू विन नहीं, ऑफ विनिंग। जब आप किसी चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट होता है ना, तो यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ, और फिर ये जेरेंड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्फिडेंट के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता। कॉन्फिडेंट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होता। कॉन्फिडेंट प्लस ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म ये होता है। तो किसी चीज को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं, जीतने को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं, तो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। टू विन की जगह क्या आएगा? ऑफ विनिंग। ऑफ विनिंग का मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज।
और वैसे भी कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ होता है। अगर आपको जेरेंड यूज नहीं करना है तो आप कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ या अबाउट का यूज कर सकते हो इस तरह से, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सिलेक्शन, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सिलेक्शन, मैं अपने सिलेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, दोनों होते हैं। और अगर आपको जेरेंड फॉर्म यूज करना है तो कर सकते हो, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से देखो, इस तरह से ये एक और वर्ड है जिस पर इस तरह का सवाल पूछा जाता है, सक्सीड, सफल होना। ये सेंटेंस देखो, ही सक्सीडेड in getting या to get 90% मार्क्स। इन दोनों में से क्या? सक्सीड मतलब सफल होना, है ना। आपको कहना है कि 90% मार्क्स लाने में वो सफल हुआ, उसको 90% मार्क्स लाने थे और 90% मार्क्स लाने में वो सफल हुआ। तो ही सक्सीडेड टू गेट 90% मार्क्स या ही सक्सीडेड इन गेटिंग 90% मार्क्स, दोनों में से क्या होगा? जब आप किसी काम को करने में सफल होते हैं तो यू सक्सीड इन डूइंग इट, सक्सीड इन डूइंग इट। ये जो वर्ब है सक्सीड, इसके साथ इन का यूज करके और फिर जेरेंड का यूज किया जा सकता है, ये सही होता है। सक्सीड के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, सक्सीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से नहीं करते यूज, है ना। तो इन दोनों में से सही कौन सा होगा? ये ही सक्सीडेड इन गेटिंग 90% मार्क्स, वो 90% मार्क्स लाने में सफल हुआ। ही सक्सीडेड टू गेट 90% मार्क्स नहीं, ही सक्सीडेड इन गेटिंग 90% मार्क्स। गुड, तो ये याद रखना, कॉन्फिडेंट ऑफ, सक्सीडेड इन, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, सक्सीड इन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। और सक्सीड की जगह अगर ये वर्ब होती फेल, FAIL, फेल, फेल हो जाना, विफल होना, तो फेल के साथ जो है वो हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ये सही होता है। ही फेल टू गेट गुड मार्क्स, ही फेल टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, वो अच्छे मार्क्स लाने में फेल हो गया, वो अच्छे मार्क्स लाने में विफल रहा, तो ही फेल टू गेट गुड मार्क्स, ही सक्सीडेड इन गेटिंग गुड मार्क्स। ये दोनों चीजें जो हैं, फेल और सक्सीड एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रखें, ही फेल्ड टू गेट गुड मार्क्स, ही सक्सीडेड इन गेटिंग गुड मार्क्स। ये दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह पर एकदम सही हैं। इसे हम यूसेज कहते हैं। ये जो चीज है, ये जो बातें हैं इस तरह की, इसको हम क्या कहते हैं? यूसेज। मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड है, कोई पर्टिकुलर वर्ब है, उसका सेंटेंस में इस तरह से यूज करना है, इन के साथ, ऑफ के साथ, जेरेंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। A few scenes from the film were censured. उस फिल्म में से कुछ सीन्स जो हैं सेंसर कर दिए गए। सेंसर, सेंसर करना क्या होता है? सेंसर, सेंसर एक बहुत कॉमन वर्ड है, सेंसर बोर्ड है, सेंसरशिप होता है। सेंसर इज अ वर्ब, सेंसर को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। सेंसर करने का मतलब ये होता है किसी किताब में से, किसी मूवी में से, किसी फिल्म में से अगर कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं, सीन है, ऐसा कोई पार्ट है जो किसी को मतलब हर्ट कर सकता है, तो उसको हटाना, रिमूव करना। किसी फिल्म में से या किसी किताब में से ऐसा ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, आपत्तिजनक पार्ट, उसको रिमूव करना, उसे कहते हैं सेंसर करना, ठीक है। और सेंसर की स्पेलिंग होती है ये CENSOR, सेंसर। ये जो वर्ड यहां दे रखा है ये है सेंशर, SCENSURE, सेंशर। ये भी एक वर्ब है, लेकिन सेंशर का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना। सेंशर करना मीन्स निंदा करना, आलोचना करना। सेंशर, ये सिनोनिम्स हो जाते हैं ये, सेंशर, क्रिटिसाइज, कंडेम,
डिनाउंस, बैश, निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना, सिनोनिम्स हैं ये सारे। ठीक है, तो फिल्म के सीन्स को सेंसर नहीं कर सकते, फिल्म के सीन्स को सेंसर किया होगा। उस फिल्म में से कुछ सीन्स काट दिए गए होंगे, उन्हें सेंसर किया होगा। तो सेंसर करने के लिए जो स्पेलिंग होनी चाहिए, ऑप्शन सी, सेंसर्ड। अ फ्यू सीन्स फ्रॉम द फिल्म वर सेंसर्ड। ठीक है, तो ये फिर से वही क्वेश्चन कंफ्यूजेबल वर्ड्स का है, मिलते जुलते से वर्ड्स हैं लेकिन दो अलग वर्ड्स हैं, सेंसर और सेंसर, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे इसके बाद। वी हैड टू वॉक 20 किलोमीटर्स बाय फुट। वी हैड टू वॉक 20 किलोमीटर्स बाय फुट। कहना चाह रहा है कि हमें 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, है ना। तो जब आप पैदल चलते हैं तो बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। क्या होता है? ऑन फुट। ऑन फुट, बाय फुट की जगह ऑन फुट, ऑन फुट, ऑप्शन ए। ठीक है, बाय का यूज हम करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। किसके साथ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। प्रेपोजिशन का एक यूज है। बाय का यूज हम कहां करते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जब हम नाम लेते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, कार वगैरह, इसके साथ हम बाय यूज करते हैं। इस तरह से बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय मोटरसाइकिल, बाय बाइक, बाय स्कूटर, बाय टैक्सी, इस तरह से हम बाय का यूज करते हैं। पैदल चलने के लिए ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता, है ना। अब ये सेंटेंस देखो, he prefers to travel dash train। सपोज ये क्वेश्चन प्रेपोजिशंस का टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, तो प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन आ जाए, सपोज कि वो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता है, तो he prefers to travel, क्या कहेंगे? by train। he prefers to travel by train। he went there dash his brother's car। इसमें क्या आएगा? इंपॉर्टेंट है ये। he went there dash his brother's car। वो अपनी भाई की कार से वहां गया था, वो अपनी खुद की कार में बैठकर नहीं गया था, वो अपने ब्रदर की कार में वहां गया था। तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? बताइए जल्दी से। he went there dash his brother's car आ सकता है ये। बाय नहीं, इसमें इन आएगा। वैसे कार के साथ बाय आता है, बाय कार, लेकिन यहां हम इन यूज करेंगे। इन हिज ब्रदर्स कार। ही वेंट देयर बाय हिज ब्रदर्स कार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही वेंट देयर इन हिज ब्रदर्स कार। डिफरेंस क्या है देखो, समझना है इस चीज को। बाय कार होता है, ठीक है, लेकिन अगर कार से पहले कोई आर्टिकल, कोई डिटर्मिनर या किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो फिर हम इन यूज करते हैं। ठीक है, बाय कार, in a car, in my car, in this car, in his brother's car, in his brother's car, अपने भाई की कार में। कार से पहले कोई आर्टिकल, कोई डिटर्मिनर, कोई एडजेक्टिव या कोई और इस तरह का वर्ड आता है तो बाय का नहीं, फिर इन का यूज होता है। अगर आप ये कहोगे बाय दिस कार तो ये सही नहीं है। अगर आप कहेंगे इन कार तो भी ये ठीक नहीं है। बाय कार, लेकिन इन अ कार, इन माय कार, इन दिस कार, याद रखने की बात है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्कूटर, मोटरसाइकिल की बात करनी हो, he went there dash a motorcycle। he goes there dash motorcycle। छोटा सा अंतर है दोनों सेंटेंसेस में, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन उस छोटे से डिफरेंस के कारण जो है वो आंसर चेंज हो जाएगा।
खाली जगह में यूज होने वाला प्रपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह से, बाय मोटरसाइकिल, ही गोज देयर बाय मोटरसाइकिल, वो वहां मोटरसाइकिल से जाता है। बाय मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के साथ यहां कोई आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? बाय मोटरसाइकिल। लेकिन इस सेंटेंस में मोटरसाइकिल से पहले आर्टिकल दे रखा है है ना, तो मोटरसाइकिल के अंदर तो नहीं बैठते लोग, मोटरसाइकिल के तो ऊपर बैठते हैं, तो यहां प्रपोजिशन यूज होगा ऑन। ही वेंट देयर ऑन अ मोटरसाइकिल, ही वेंट देयर ऑन अ मोटरसाइकिल, वो वहां गया था किसी मोटरसाइकिल पर। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वहां मोटरसाइकिल से जाता है, मतलब कि कार से नहीं जाता, पैदल नहीं जाता, मोटरसाइकिल से जाता है। ठीक है, इन नहीं आएगा मोटरसाइकिल के लिए, याद रखिएगा। कार के लिए इन आ सकता है, इन अ कार, इन माय कार, हाँ बाय कार, लेकिन ऑन अ मोटरसाइकिल, या तो कहें बाय मोटरसाइकिल या ऑन अ मोटरसाइकिल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर विल रीच यू बिफोर यू लेफ्ट फॉर मुंबई। द लेटर विल रीच यू बिफोर यू लेफ्ट फॉर मुंबई। क्या कह रहा है सेंटेंस? कि तुम मुंबई के लिए रवाना हो गए, उससे पहले वो खत, वो लेटर तुम तक पहुंच जाएगा। वो लेटर तुम तक पहुंच जाएगा, कब पहुंचेगा? तुम मुंबई के लिए रवाना हो गए उससे पहले, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये इस तरह का जो क्लॉज होता है, बिफोर से जो क्लॉज स्टार्ट होता है, उसे हम ग्रामर की भाषा में टाइम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम क्लॉज। बेसिकली टाइम क्लॉज का काम होता है सेंटेंस में टाइम की इंफॉर्मेशन देना, समय की जानकारी देना, समय बताना, है ना। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो लेटर तुम तक पहुंच जाएगा, कब पहुंचेगा? तुम मुंबई जाओगे उससे पहले, है ना। तो ये क्लॉज, अब ये सेंटेंस मैं यहां लिखता हूं एक बार, द लेटर विल रीच यू बिफोर यू लेफ्ट फॉर मुंबई, ये लिखा है। है ना, तो ये जो क्लॉज है ये हमारे लिए टाइम क्लॉज है, इसे हम कहते हैं टाइम क्लॉज। और ये वाला जो क्लॉज है इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। हाँ, टाइम क्लॉज का काम क्या होता है? सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, समय की जानकारी देना, है ना। तो अब देखो एक बार फिर एक याद रखने की बात आपके लिए, मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस का यूज हो रखा है, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस की वर्ब दे रखी है विल रीच, है ना, तो उसके साथ जो टाइम क्लॉज आएगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, उसमें जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट टेंस की होगी, खास तौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां कौन सा टेंस दे रखा है? पास्ट टेंस। लेफ्ट तो सेकंड फॉर्म है ना लीव की, रवाना होना, वर्ब है लीव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो जब आप लेफ्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वो तो पास्ट टेंस का क्लॉज है। तो हमें चाहिए प्रेजेंट टेंस, तो जहां लेफ्ट लिखा है उसकी जगह लीव आएगा, बिफोर यू लीव फॉर मुंबई। द लेटर विल रीच यू बिफोर यू लीव फॉर मुंबई। ठीक है, लीव फॉर मुंबई मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। ये फ्यूचर टेंस वाला ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर सेंटेंस करेक्शन के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको इस तरह से याद रख लीजिए। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो फ्यूचर टेंस का क्लॉज, उसके साथ व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल जैसे कंजंक्शंस अगर दे रखे हों, व्हेन, बिफोर, आफ्टर या टिल, तो उसके साथ में जो क्लॉज है वो कौन से टेंस का होगा? जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस का क्लॉज नहीं होगा। मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज दोनों फ्यूचर टेंस के नहीं होंगे। हाँ, फ्यूचर टेंस का टाइम क्लॉज होता ही नहीं है इस तरह से। He will read this book when he gets
some free time. क्या कह रहा है सेंटेंस? He will read this book when he gets some free time. मतलब हमें ये कहना है कि जब उसको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा तब वो इस किताब को पढ़ेगा, है ना? वो ये किताब कब पढ़ेगा? जब उसको फ्री टाइम मिला तब। तो ये वाला जो क्लॉज है मेन क्लॉज है, ये है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है बाकायदा, विल रीड लिखा है ना? तो अब ये साथ में जो टाइम क्लॉज है इसमें हमने प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। देखो गेट्स बिल्कुल सही है। यहां अगर विल गेट लिखा होता ना तो गलत होता फिर। तो ही विल रीड दिस बुक व्हेन ही गेट्स सम फ्री टाइम। ठीक है, आई विल वेट हियर टिल माई टर्न कम्स। अब मैं अगर ये लिखूं आई विल वेट हियर टिल माई टर्न विल कम, टर्न मतलब बारी। हिंदी में कहें तो ऐसे कहेंगे कि मेरी बारी आएगी तब तक मैं यहां वेट करूंगा, मेरी बारी आने तक, मेरा टर्न आने तक मैं यहां वेट करूंगा, ये कहना है ना? तो देखो अब इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें वही मिस्टेक है। इसमें मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस दे रखा है, देखो विल वेट, और टाइम क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस दे रखा है। दिस इज रॉन्ग। मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस हो तो टाइम क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आता है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ये जहां विल कम लिखा है इसकी जगह कम्स का यूज करके सही सेंटेंस ये होगा, आई विल वेट हियर टिल माई टर्न कम्स। मेरी बारी आने तक मैं यहां पर इंतजार करूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस पे हो सकता है क्वेश्चन, आपके सेंटेंस करेक्शन का सवाल आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। आई ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से, स्क्रू ड्राइवर से बॉक्स खोला। आई ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। अब ये स्क्रू ड्राइवर क्या है? स्क्रू ड्राइवर एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? टूल है, औजार है। स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल, यू मे कॉल इट एन इंस्ट्रूमेंट। टूल है, आप इसे इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट या टूल का मतलब क्या होता है? औजार या उपकरण, गैजेट, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टूल जिसकी मदद से आप कोई काम करते हो। जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो पेन मेरे लिए राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना? मैं बोर्ड पर पेन से लिखता हूं, आप अपनी नोटबुक्स में पेन से या पेंसिल से लिखते हैं। तो पेन या पेंसिल जो भी है वो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है, लिखने का इंस्ट्रूमेंट है ना? तो इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ यूज होता है, बाय नहीं। वी यूज विथ बिफोर द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले हम विथ यूज करते हैं। जब हमें यह कहना हो कि कोई काम हम इस औजार की मदद से करते हैं तब, है ना? तो मैंने बॉक्स खोला स्क्रू ड्राइवर की मदद से, तो स्क्रू ड्राइवर तो एक इंस्ट्रूमेंट था, तो बाय की जगह क्या आएगा? विथ आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बी। हाँ, I write with a gel pen. मैं एक जेल पेन से लिखता हूं। मैं लिखता हूं तो बॉल पॉइंट पेन से नहीं, जेल पेन से लिखता हूं। तो जेल पेन क्या है? जेल पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो बाय अ जेल पेन नहीं बोलेंगे, विथ अ जेल पेन। आई राइट विथ अ जेल पेन। ठीक है। ही कट हिज बर्थडे केक डैश अ ह्यूज नाइफ। उसने एक बड़े से चाकू से, एक बड़ी सी नाइफ से अपना बर्थडे केक काटा। बर्थडे केक काटने के लिए उसने इस्तेमाल किया किसका? नाइफ का। हाँ, नाइफ, चाकू, छुरी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें प्रेपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? विथ। ही कट हिज बर्थडे केक विथ अ ह्यूज नाइफ। हाँ, यूज विथ बिफोर द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ आप विथ का यूज करें। ठीक है। एजेंट के साथ बाय आता है, एजेंट के साथ बाय का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ का। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब वो व्यक्ति, वो इंसान, वो पर्सन जिसके द्वारा काम किया गया हो, उसे एजेंट कहते हैं। जैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम बाय प्लस एजेंट का यूज करते हैं ना। द लेटर वॉज रिटन, देखो ये दो सेंटेंसेस, द लेटर वॉज रिटन बाय मी,
द लेटर वॉज रिटन बाय मी, वो लेटर मेरे द्वारा लिखा गया था। मी क्या है? मी एजेंट है। लेकिन अगर आपको यह कहना है कि वो लेटर एक पेंसिल से लिखा गया था या जेल पेन से लिखा गया था, तो आप कहेंगे द लेटर वॉज रिटन विथ अ पेंसिल, विथ अ पेंसिल। पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट है, विथ अ पेंसिल। मी एक एजेंट है, इसलिए बाय मी विथ अ पेंसिल। इस तरह से वाई का आंसर नहीं होता। प्रपोजिशंस में बातें याद रखनी होती है ना, वाई पर रिसर्च करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अपना, इतना टाइम नहीं है आपके पास, याद रखें चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट बिवेयर ऑफ द फैक्ट्स, ही इज नॉट बिवेयर ऑफ द फैक्ट्स, उसे फैक्ट्स का ज्ञान नहीं है, उसे तथ्यों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ में डिफरेंस होता है। एक होता है अवेयर, एक होता है बिवेयर। अवेयर ऑफ का मतलब होता है अवगत होना, जानकारी होना, नॉलेज होना, उसे फैक्ट्स का ज्ञान नहीं है। तो बिवेयर इज नॉट द राइट वर्ड, अवेयर आएगा। हाँ, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। किसी चीज से आप अवेयर नहीं है, इसका मतलब आप उस चीज से अवगत नहीं है, उस चीज की आपको जानकारी नहीं है, तो हम कहते हैं अवेयर ऑफ। और बिवेयर ऑफ का यूज हम करते हैं सावधान रहने के लिए, जैसे बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, अक्सर लिखा रहता है भीड़ भाड़ वाली जगह, पब्लिक प्लेसेस, वहां ये लिखा रहता है बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। पिक पॉकेट्स मतलब जेब कतरे, जो जेब काट लेते हैं। तो यहां पे हमारे सेंटेंस को ये वर्ड चाहिए, कौन सा? अवेयर, अवेयर ऑफ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पॉइंट्स थे। ठीक है, अब सेम सेंटेंस ये का ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से वापस देख लेना, याद रख लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।